तो वेलकम बैक टू पडाला सर क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में। पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, चीज में चौथी वीडियो है। तो पहले वीडियोज में हमने देखा था कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और कौन कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। साथ में हमने पहला इलेक्शन कवर किया था कि पहले इलेक्शंस में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। आज हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में। एक फिलोसफर हुए हैं एरिस्टोटल, या हिंदी में अरस्तु। उन्होंने इसको मूर्खों का शासन कहा है कि उन्होंने क्या कहा कि एक मूर्ख का 100 समझदारों पर शासन, उसको ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी। अब उन्होंने कुछ फैक्ट दिए इसको बोलने के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जितने भी ऑफिशियल आपकी पोजीशंस होती हैं, आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, या ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कुछ भी हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन पॉलिटिक्स में जहां जहां पे पॉलिटिक्स आपकी इन्वॉल्व है, वहां वहां पे चाहे आपका सरपंच हो, चाहे आपका एमएलए हो, चाहे आपका म्युनिसिपल काउंसलर हो, कोई भी हो, एक एमपी, एक प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति, कुछ भी बनने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब हम आते हैं अपना जो आज का मेन मुद्दा है उसी के ऊपर, कि सबसे मेन डिबेट ये है कि एजुकेशन का पॉलिटिक्स में कितना रोल है, कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है बीच में। और इसमें कुछ डेटा देखेंगे हम लोग कि हमारे कितना ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स कितने पढ़े लिखे लोग ऊपर जाके आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन के बारे में डिबेट स्टार्ट कहाँ से होती है कि कुछ स्टेट्स, ठीक है, पहल करते हैं। जैसे कि राजस्थान, एक तो राजस्थान है आपका, एक आपका है हरियाणा। ये स्टेट पहल करते हैं कि जो पंचायत के इलेक्शंस होंगे, पंचायत के इलेक्शन में इन्होंने बोला कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लगा दी इन्होंने, 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास की क्वालिफिकेशन, अगर आपको सरपंच बनना है तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, पहले राजस्थान ने किया, फिर साथ में हरियाणा ने अडोप्ट कर दिया। अब जैसे ही हरियाणा ने अडोप्ट किया, वहां के बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि ये बात जी सही है, बिल्कुल 10वीं पास वाली चीज को हम वैलिड मानते हैं। अब वैलिड मानते हैं तो डिबेट स्टार्ट हुई वहां पे कि एक अप्रोच होती है, उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन अप्रोच, और एक अप्रोच होती है बॉटम टू अप। अब टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है? एक तो चीजें जो इंप्लीमेंट हो रही हैं ऊपर से, या तो रास्ता ऐसे हो या रास्ता आपका नीचे आए। उन्होंने बोला कि अगर एमपी और एमएलए जो ये बिल बना रहे हैं 10th का मैंडेटरी का, तो क्यों ना सबसे पहले खुद के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। वही वाली बात आ गई कि मान लो आपको कोई शराब छोड़ने की आपको नसीहत दे रहा है, और एक बोतल में उसके शराब है, वो शराब पी रहा है और आपको बोल रहा है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये आया कि उन्होंने बोला कि आप 10th मैंडेटरी सरपंच के लिए क्यों कर रहे हो? सबसे पहले आप शुरुआत अपने घर से करो। ठीक है, अब डिबेट स्टार्ट हुई। उसमें डिबेट में पक्ष में आए कि क्यों एजुकेशन जरूरी है, और कुछ इसमें डिबेट में भी आए कि एजुकेशन के नुकसान क्या है, कि ये जो मैंडेटरी एजुकेशन कर रहे हैं इसके नुकसान क्या है। अगली स्लाइड में देखेंगे उसको। उससे पहले डेटा देख लेते हैं। इस डेटा में आपका क्या था कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन आपके जो बिल्कुल जिनको आप अनपढ़ बोल सकते हो, जैसे कि जो अभी तो फिलहाल तो नहीं है, ये जयललिता जी तमिलनाडु की सीएम है, या अभी भी जो आपके बीजेपी गवर्नमेंट में है उमा भारती, या बिहार के लालू प्रसाद यादव जो आपके एक्स सीएम है, उनकी वाइफ। अब ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पढ़ाई के बारे में भी नहीं पता। ठीक है, किस बला का नाम पढ़ाई है, इनको कुछ नहीं पता था। ऐसे ही, ठीक है, एट प्रेजेंट ऐसे एग्जांपल्स भी आ रहे हैं, जैसे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत आगे तक पढ़ाई की है। शशि थरूर जी बहुत एजुकेटेड है। या प्रेजेंट गवर्नमेंट में अपने जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर एस जयशंकर हो गए, या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, या एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल था श्रीकांत जिचकर। ठीक है, तो आज के टाइम में मिला जुला है कि पढ़े लिखों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन हमारी डिबेट ये है कि पढ़े लिखे होने चाहिए या क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया वहां पे गलत है।
को देखते हुए सबसे पहले एग्जाम्पल्स आते हैं कि एक चीज हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ चीजें या कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करें ना, तो हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर लें। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे आके कि कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, यहीं पे नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, एक स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 12th पास। अब बात वही आती है यहाँ पे घूम घूम फिर के, कुछ ऐसी मिनिस्ट्री होती हैं जैसे आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, या आपकी टेक्निकल कोई मिनिस्ट्रीज है, या एविएस सिविल एविएशन है, कि वहां पे टेक्निकल नॉलेज बंदे को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब डिबेट ये थी कि वो मिनिस्टर साहिब बजट में से कोई आंकड़ा पढ़ रहे थे, और बजट में जो आंकड़ा था वो नंबर था ये 1,76,676, 1,76,676। ठीक है, अब वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, उनसे ये नंबर नहीं बोला गया। ठीक है, ये नंबर को एक बार 17,000 बोल रहे हैं, एक बार 17 लाख बोल रहे हैं, एक बार इसको 17,06,676 करोड़ बोल रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर तो एटलीस्ट कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसमें एक एजुकेटेड बंदे की जरूरत होनी चाहिए। एट प्रेजेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं वहां पे आके, जहां पे एजुकेटेड बंदे बैठे हैं, तो जिसको फील्ड की नॉलेज है वो हो तो बेटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यों होना चाहिए? ने बोला अगर कोई एजुकेटेड मिनिस्टर होगा तो जितनी भी गवर्नेंस की प्रैक्टिस है, या आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, या उसके अंदर सोचने समझने की तर्क करने की क्षमता होगी, वो ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप एक पढ़े लिखे बंदे से तर्क करोगे भाई। अपने घर से एग्जांपल उठा के देख लो। ठीक है, अपने घर में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एमएससी मैथ्स की हुई है। ठीक है, बाहर मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। तो कई बार जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं घर वालों को कोई सजेशन देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि पापा आप ना ऐसी फसल लगाओ, तो उनका जवाब ये होता है कि अब तुम हमें ना बताओगा कि ये करना कि ना करना। तो वही वाली बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वहां पे एक एजुकेटेड बंदा हो तो समझाएं, तो ये रेशनलिटी वाला इश्यू है यहाँ पे आके, कि वो चीजों को समझ सकते हैं, उनके साथ हम तर्क कर सकते हैं। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एजुकेटेड होने चाहिए। कल को कोई स्कीम आएगी, ठीक है, उसमें बेटर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। वरना वो अगर कोई अनपढ़ बैठा वहां पे आके वो बोल देंगे, बोले जी हो जाएगा, जो काम होना है आराम से हो जाएगा, आप बार बार चक्कर मत लगाओ। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगी उनकी। अब दूसरी बात आती है डिबेट इसके उल्टे वाली चीज की, कि अगर इलिटरेट हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी उनको हमें चांस देना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला डेमोक्रेसी का एग्जांपल लिया। डेमोक्रेसी में उन्होंने बोला जी डेमोक्रेसी में सेंटर में लोग हैं। ठीक है, पढ़ाई अकेली चीज नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस, अनुभव, बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे से बड़ा जो कढ़ा हुआ है वो बेटर है। तो ग्राउंड लेवल पे उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि कई चीजों में पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छा सजेशन नहीं दे पाते। इसमें एक एग्जांपल भी है आपका, जैसे कि जो 2001 में जब आपकी सुनामी आई थी, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे, तो 2001 में जब सुनामी आई यहाँ पे आके, जो तमिलनाडु कोस्ट पे उस टाइम पे बोलते हैं अराउंड 1 से 2 लाख तक लोग मारे गए थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास सारे संसाधन है, सैटेलाइट वगैरह हैं, सब कुछ बताने वाली चीजें हैं। उसी टाइम अंडमान निकोबार पे जो ट्राइब रह रही थी, जिसको आज के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग अनएजुकेटेड बोल सकते हैं, एजुकेशन कोई फॉर्मूला उनके पास नहीं है, लेकिन उनमें से एक भी बंदा नहीं मारा गया। ठीक है, उन्होंने अपना सिस्टम लगाया कि ऊपर चले गए देख के सुनामी वगैरह को। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि एजुकेशन अकेला क्राइटेरिया नहीं है जी, कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत चीजें हैं, अनुभव है सीख के। फिर दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे आता है कि अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो ये सरकार की ही कमी है। एजुकेशन देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आज के टाइम पे एजुकेटेड नहीं है लोग, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकारी कमी होगी।
अगर सरकार की कमी है, सरकार अपना फेलर लोगों पे क्यों थोप रही है? फिर ये वाली बात आ गई। अब यहाँ पे आज के टाइम पे चेंज क्या आ रहा है, जैसे मैं खुद का बता देता हूँ कि आजकल क्या होता है कि जितने मिनिस्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में आते हैं, एक बार दीपेंद्र हुड्डा आए थे, एक बार अनुराग ठाकुर आए थे, तो आप लोग जब भी गांव में कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी कैंपेनिंग करने आता है, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए, ठीक है? आपको पता तो है ही चीजों का कि भी इस बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में ये राय है, जॉब के बारे में ये राय है, उनसे सीधा क्वेश्चन पूछिए आप वहां पे, ठीक है? फिर दूसरा ये होता है कि भी अगर ये एजुकेशन वाला क्राइटेरिया हम लोग बना देते हैं ना, तो कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकली उनको एजुकेशन नहीं मिली, शेड्यूल्ड कास्ट में हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब में हो गया, अब उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या बोलती है, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दो जी, ठीक है? तो ये वाला आ गया आपका। फिर उन्होंने बोला कि पढ़ाई लिखाई का इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से, मतलब अगर कोई अनपढ़ बंदा है वो भी ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी से अपना काम अच्छे से कर सकता है, तो ये डिबेट थी। अब इसमें कोई डेटा थोड़ा सा कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो मोस्ट एजुकेटेड लिटरेट जिसमें एमपी आते हैं वो आते हैं आपके, और गुजरात आपका सबसे लोवेस्ट है इस चीज में, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में ये बोल रहा कि 76.5% जो आपके एमपी एमएलए हैं वो क्या है, एटलीस्ट ग्रेजुएट है। ये डेटा था आपका। अब इस डेटा के बाद में आपको इसका कंक्लूजन यही है कि आप जब भी वोट डालते हैं अपना, ठीक है, तो चॉइस आपके पास है, आपको किसको डालना है। अपना एनालाइज कीजिए कि हर एक पार्टी में कौन सा कैंडिडेट कितना, उसके पास क्या क्या पैरामीटर हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, या क्या आपके कंसर्न को एड्रेस करेगा नहीं करेगा वहां पे आके, तो उस प्रकार अपने वोट की चॉइस को आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। थैंक यू।